हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। सो आज जो टॉपिक हम लोग अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। ठीक है, हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे लॉ कर रहे हैं या फिर जो बच्चे लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर जो लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिटीशन, कंप्लेंट, प्लेंट, शूट एंड एप्लीकेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ऑल्दो इन लोग की जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़े थोड़े ही हैं, बट मोस्टली लोग कंफ्यूज होते इसमें ज़रूर हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो पिटीशन क्या होता है? ठीक, पिटीशन हम लोग जनरली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है सो अंडर आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट में फाइल करना है सो अंडर आर्टिकल 226 हम लोग पिटीशन मूव करते हैं। पिटीशन कब मूव किया जाता है? जब किसी पर्सन का कि तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया गया हो, कि तो लीगल राइट वॉयलेट किया हो, कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉयलेट किया गया हो, उस कंडीशंस में हम लोग पिटीशन मूव करते हैं। ठीक है, पिटीशन में जो दो पार्टीज होते हैं उनके पिटीशनर्स होते हैं, या तो जो अपोजिट पार्टी उनको हम लोग रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कंप्लेंट किसे कहते हैं। ठीक, कंप्लेंट मतलब शिकायत। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक, जैसे ए है, ए क्या है? एक लड़की है। ठीक, इसके खिलाफ कोई एक ऑफेंस हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए ए इज अ विक्टिम ऑफ अ रेप। ठीक है, अब ये जाती है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है। ठीक, जब वहाँ जाती है तो वहाँ पे सब मना कर देते हैं इसका एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। तो इस केस में विक्टिम क्या करेगी? मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, कंप्लेंट देगी। ठीक है, सो कंप्लेंट किस में होता है? क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेंट होता है किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, अब देखिए कंप्लेंट में जो दोनों पार्टीज होते हैं उसमें हम लोग क्या, कंप्लेनेंट होता है जो कंप्लेंट करता है, जैसे इसमें जो ए है ये क्या कर रही है? शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के सामने जा रही है कंप्लेंट लिखाने। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये क्या होगी? कंप्लेनेंट होगी। ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो क्या होगा? वो एक्यूज्ड पर्सन होगा। तो समझ गए कंप्लेंट क्या होता है? क्रिमिनल मैटर्स में मजिस्ट्रेट के सामने जो देते हैं हम लोग उसको कंप्लेंट कहते हैं। इसमें जो दोनों पार्टीज होते हैं कंप्लेनेंट या फिर एक्यूज होते हैं। ठीक, अब आ जाइए प्लेंट। तो प्लेंट क्या होता है? प्लेंट हम लोग जो पढ़ते हैं अंडर सीपीसी ऑर्डर 7 में हम लोग प्लेंट पढ़ते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी सिविल मैटर है जिसमें हम लोग को कुछ रेमेडीज चाहिए, तो उस मामले में हम लोग सिविल मैटर्स में हम लोग क्या काम करते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने प्लेंट दाखिल करते हैं। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल या ये एक सड़क है। ठीक, ये एक सड़क है, ए है और बी है, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। ठीक, इस एग्जांपल से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है। ठीक है, जो बी है, बी थोड़ा नेता टाइप का इंसान है। अब बी क्या काम करता है? ए के प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ए है इसको रेमेडी चाहिए। ठीक, तो इसको अगर रेमेडी चाहिए तो ये सिविल कोर्ट में जाके क्या काम करेगा? प्लेंट फाइल करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। ठीक, तो ये सिविल डिस्प्यूट है, इसलिए यहाँ पे जो ए है ये क्या काम करेगा? ये प्लेंट फाइल करेगा। कहाँ पे? जो वहाँ का जो न्यायालय है, ठीक ना, वहाँ के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे जाके ये प्लेंट फाइल करेगा। यहाँ पे जो दोनों पार्टीज जो होते हैं, देखिए अगर पिटीशन है तो उसके पार्टीज अलग होंगे, कंप्लेंट है तो उसके पार्टीज अलग होंगे, और प्लेंट में जो होता है, जो यहाँ पे जो पिटीशन जो प्लेंट लेके गया है उसको हम लोग प्लेंटिव कहते हैं, और जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिफेंडेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे जो प्लेंट लेके गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेंटिव कहते हैं, और दूसरे पार्टी को क्या कहते हैं हम लोग? डिफेंडेंट कहते हैं। ठीक,
अब आ जाइए शूट। शूट और प्लेन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ठीक। प्लेन क्या होता है, हम लोग कोर्ट के सामने लेके गए, अपनी सारी बातें कहे कि फला फला, फॉर इसी का एग्जांपल ले लीजिए, ए है, ठीक है ना। ए एक प्लेंट लेके जाते हैं कोर्ट के सामने और अपनी पूरी बात बताते हैं कि फला बी है, एक दबंग किस्म का इंसान है, ये हमारे जो प्लॉट है ABCD जो प्लॉट है उसमें वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। कोर्ट के सामने लेके गए, कोर्ट ने इनके पूरी प्लेंट को देखा, अच्छे से देखने के बाद क्या कर लेती, प्लेंट एडमिट कर लेगी, ठीक। जैसे ही प्लेंट एडमिट होगा वैसे ही क्या होगा, ये शूट बन जाएगा, ठीक। व्हेन प्लेंट एडमिट इन सिविल कोर्ट देन द शूट स्टार्ट। जैसे ही प्लेंट एडमिट होता है वैसे ही शूट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और खत्म कब होता है, जब जो सिविल कोर्ट है वो कोई डिक्री पास कर दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है, ठीक, या फिर कोई जजमेंट दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तब शूट खत्म होगा, ठीक है। तो जैसे ही प्लेंट एडमिट होता है वो तुरंत शूट का फॉर्म ले लेता है, ठीक। सो अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोसीडिंग विच बिगिंस दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट, ठीक। जैसे ही जो प्लेंट है वो एडमिट होता है उसके बाद जितने भी गवाह लिए जाएंगे, ठीक ना, जितने भी एविडेंसेस दिए जाएंगे ये सब किस में आएगा, शूट में आएगा, ठीक। अब शूट में क्या मांगा जाता है, कॉम्पनसेशन, डैमेजेस, इंजंक्शन अगेंस्ट सिविल रॉन्ग, ठीक है। और सेक्शन 9 एंड ऑर्डर 6-7 ऑफ CPC क्या बताता है, ये शूट के बारे में बताता है, ठीक। इसमें भी पार्टी, चूंकि जो पहले प्लेंट आता है फिर उसके बाद वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट होते हैं, इसलिए शूट में भी जो पार्टीज होते हैं वो भी प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट्स ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब आइए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन में जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रायल पेंडेंसी है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, ठीक ना, तो अ पर्सन कैन क्लेम अ सिंगल राइट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। अब मान लीजिए, चलिए ए है, ए क्या है, इसके अगेंस्ट चार्जेस है 302 का, ठीक। भाई इनको क्या काम किया जाता है, इनको पुलिस पकड़ ले जाती है और जेल में भर देती है, ठीक है। और जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तब तक ये होता है ये बाहर नहीं आएंगे, लेकिन बेल इज अ राइट ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है ना। बेल हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक एक्यूज्ड व्यक्ति का भी अधिकार है बेल, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, जब तक ये ट्रायल चलता रहता है तब तक ये बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं कि मुझे ड्यूरिंग ट्रायल आप बाहर निकाल दो, मैं किसी भी कंडीशंस का वायलेशन नहीं करूंगा, मैं कोई भी एविडेंसेस का टैम्पर नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बेल एप्लीकेशन हो गया कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ ट्रायल अ पर्सन कैन क्लेम सिंगल राइट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, जैसे कि बेल हो गया। या फिर एक होता है एप्लीकेशन फॉर अर्ली डिस्पोजल, ठीक है। कोई अर्जेंट मैटर है, मान लीजिए कोई मैटर है, फॉर एग्जांपल जैसे 3-4 DP एक्ट और 498 क्रुएल्टी, जैसे एक महिला है, M फॉर महिला ले लेते हैं, ठीक ना। जो महिला है ये जाती है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाती है, एक क्रुएल्टी का मुकदमा दाखिल कर देती है, ठीक है। तो जब क्रुएल्टी का मुकदमा चल रहा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसके बीच में ये एप्लीकेशन डालती है, एप्लीकेशन फॉर अर्ली डिस्पोजल, कि ठीक है भाई स्पीडी ट्रायल का मेरा अधिकार है, ठीक है, इसीलिए आप मेरा मैटर्स उसको आप जल्दी जल्दी सुनिए, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें भी ट्रायल पेंडिंग था, इसमें भी ट्रायल पेंडिंग था। सो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ ट्रायल अ पर्सन कैन क्लेम सिंगल राइट बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये कोर्ट के सामने भी दिया जा सकता है और ये ट्रिब्यूनल के भी सामने दिया जा सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम एप्लीकांट कहते हैं, ठीक, एप्लीकांट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा बिटवीन पिटीशन, प्लेन, कंप्लेन, शूट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कार्डिनल रूल ऑफ प्लेंट, ठीक। मान लीजिए आप किसी को, कोई प्लेंट को आप ड्राफ्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक। सो एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट ऑन विच द पार्टी रियलाई, ठीक ना, अननेसेसरली फैक्ट मस्ट नॉट बी स्टेटेड, ठीक। मान लीजिए इसी में देख लीजिए, जैसे एक प्रॉपर्टी है ABCD, ये Z की प्रॉपर्टी है, ठीक। X क्या है, दबंग किस्म का इंसान है, तो
जो Z जो प्लेट मूव करेंगे, तो पहला रूल ये है कि जो अपने प्लांट में ये फैक्ट डालेंगे वो एक मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, वो अनलेस कहानी नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इसका अगर प्लेंट बनाएंगे, इसका प्लेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि एक्स है वो एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, ये मेरा जमीन जो कि ABCD जो कि मेरा जमीन है, जिसका गाटा नंबर ये है, जिसका एरिया ये है, ये इस पे 2 तारीख से लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक, ये क्या है, ये सब मटेरियल फैक्ट्स हैं। ठीक ना, कि 2 तारीख से लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अगर इसे कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकवाया गया तो मुझे अननेसेसरली ग्रेव हार्म होगा। ठीक, आप लोग समझ गए, ये क्या है, मटेरियल फैक्ट। इमटेरियल फैक्ट क्या है, मान लीजिए अब Z क्या कह रहा है अपने प्लेंट में कि नहीं X है, X का घर जो कि मेरे घर से पीछे है, जो कि बाएं हाथ में पड़ता है, फिर वो अपने घर से रात में निकला, फिर गया ईंटे वालों से बात किया, फिर वो मेरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये दिस इज टोटली इमटेरियल फैक्ट। तो अगर आप जब प्लेंट कभी भी ड्राफ्ट करोगे तो आप अपने प्लेंट में जो भी फैक्ट डालोगे वो मटेरियल फैक्ट डालोगे जो कि रेलिवेंट हो, उतना ही, ये कि नहीं आपको पूरा कहानी नहीं बताना है। ठीक, सो एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट ऑन विच द पार्टी रियलाइज। ठीक है, और जिसके आपके पास एविडेंसेस हो। ठीक है ना, पहला आपको मटेरियल फैक्ट देना है, वो फैक्ट जिसका आप आगे चल के सबूत दे सको। ठीक ना, अननेसेसरली वो फैक्ट मत डालिएगा जो आप साबित ही ना कर सके, वेग फैक्ट बिल्कुल मत डालिएगा अपने प्लेंट में। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। ठीक, लॉ डिसाइड करने का काम कोर्ट का है। ठीक ना, हमारा नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए कभी भी हम प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम उसमें फैक्ट ही बताएंगे, उसमें हम लॉ नहीं बताएंगे। पहला क्या है, मटेरियल फैक्ट बताएंगे। ठीक, दूसरा क्या है, सिर्फ फैक्ट बताएंगे, लॉ नहीं बताएंगे। ठीक है, कि फला लॉ में इस जगह कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है, ये हम नहीं बताएंगे अपने प्लेंट में। हमको सिर्फ अपने प्लेंट में जो फैक्ट्स हैं वही बतानी है, लॉ वो कोर्ट का काम है। ठीक ना, हम सबको अपना अपना काम करना है, हमको फैक्ट बताना है, लॉ क्या है क्या नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक, द क्वेश्चन ऑफ लॉ नीड नॉट टू बी प्लीडेड बट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट शुड बी प्लीडेड। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बताने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आप वो बता दो, दैट इज सफिशिएंट। वो भी फैक्ट मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, यूजलेस वेग फैक्ट नहीं होना चाहिए। अब आइए जो तीसरा है, द प्लीडिंग मस्ट नॉट कंटेन एनी एविडेंस ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब देखिए इसी केस में इन्होंने पहले मटेरियल फैक्ट बताया अपने में कि ये एक्स एक दबंग किस्म का इंसान है, वो आके हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। ठीक, इन्होंने कोई लॉ नहीं बताना है। ठीक ना, कि नहीं CPC के यहाँ पे या फिर किसी अदर लॉ पे यहाँ पे किसी अदर प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करना इज एन इलीगल, ये इन्होंने लॉ नहीं बताना है। जो तीसरा पॉइंट बता रहा है, इन्हें कोई एविडेंस नहीं देना है। एविडेंस कब देना है, ट्रायल में देना है। ठीक है ना, जब ट्रायल चलेगा तब जब एविडेंस का स्टेज आएगा, हर एक मुकदमा का एक स्टेज होता है। ठीक है, तो जब एविडेंस का स्टेज आएगा आपको तभी एविडेंस देना है, ये कि नहीं आप अपने प्लेंट में भी सारे एविडेंसेस लगा के जाके दाखिल कर दो, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने प्लेंट में सिर्फ फैक्ट ही बताना है, एविडेंस नहीं बताना है। एविडेंस बाद में बताना होता है जब ट्रायल चलता है। ठीक, तो समझ गए, पहला क्या है, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या, आपको अपने प्लेन में लॉ नहीं बताना है। तीसरा क्या है, आपको अपने प्लेन में एविडेंस नहीं देना है, एविडेंस जब कोर्ट मांगे तब भी आपको देना है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जब मन करे तब एविडेंस दे दो। ठीक, अब आइए चौथा, ऑल मटेरियल फैक्ट नीड टू बी स्टेटेड इन कंसाइज फॉर्म। अब देखो तुमने मटेरियल फैक्ट तो दिया बट वो मटेरियल फैक्ट भी कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ये कि नहीं बहुत वाइड मटेरियल फैक्ट दे दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस केस में आप ये जो केस है इसमें आप ये बता दो कि कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट। आपको ये नहीं बताने कि इसमें अभी 1000 ईंटें लग चुके हैं, ठीक है, या फिर 10 मिस्त्री काम कर रहे हैं, फावड़े से काम कर रहे हैं कि किससे काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपका यूजलेस फैक्ट्स है, ये यूजलेस मटेरियल फैक्ट है। ठीक, सो आपको अपने प्लेंट में क्या पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए कि ठीक है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कौन करवा रहा है, एक्स करवा रहा है, किसके प्लॉट पे करवा रहा है, जेड के प्लॉट में करवा रहा है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, जेड के नाम पे है। ठीक, आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज वगैरह लगा दो, दैट इज सफिशिएंट।
ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स कितना ईंटा लेके आया, कितना बालू लेके आया, कितना मोरंग लेके आया, किससे कंस्ट्रक्शन करवा रहे, कितने लेबर्स हैं, ठीक है, ये बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात रखनी है आपको, ठीक। तो जो चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि जो हम लोग का मटेरियल फैक्ट होना चाहिए वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक, सीधा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कहानी उसमें नहीं होनी चाहिए। सो ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लेन ड्राफ्ट करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। आप अपने प्लेन में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। अगर कोई भी बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको लिटिगेशन में जाना है तो सबसे पहले आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग इज अ बेस ऑफ एन एडवोकेसी, ठीक। तो आपने नियम पढ़ लिया कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ कोर्ट का काम है, आप अपनी बात रखो, लॉ क्या अप्लाई करेगा वो कोर्ट बताएगा, ठीक ना। तीसरा क्या है, एविडेंसेस नहीं लगाने हैं, ठीक ना, कोर्ट जब मांगेगी एविडेंस आपको तभी देना है, ये कि नहीं जब मन करे तब आप एविडेंस दे दो। चौथा क्या है, जो आपको फैक्ट होना चाहिए वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, कहानी उसमें नहीं भरी होनी चाहिए कि फला रात में 11 बजे अपने घर से निकला, फिर 20 कदम चला, फिर हमारे मोड़ पे पहुंचा, फिर आने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आइए प्लेंट, क्या है, बॉडीज ऑफ जो प्लेंट होता है, ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी चीज आप ड्राफ्ट करने जा रहे हो तो उसकी बॉडीज होता है, तो जो प्लेंट की जो बॉडी है वो बेसिकली मोटा मोटा माना जाए तो 5 पार्ट में बांटा गया है, ठीक, कोर्ट, पार्टीज, फैक्ट्स, रिलीफ एंड वेरिफिकेशन, क्या है, 5 बॉडीज हैं इसकी। तो सबसे पहला आता है कोर्ट, ठीक ना। सो नेम एंड डिटेल ऑफ कोर्ट, कि आप किस कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है, आप किस कोर्ट में जा रहे हो। मान लीजिए जैसे कि आप सिविल कोर्ट गोंडा जा रहे हो या फिर सिविल कोर्ट लखनऊ जा रहे हो, ठीक ना। तो आपको मान लीजिए अगर आपने अपना प्लेन ड्राफ्ट किया तो सबसे पहले आपको अपने प्लेन के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, इन द सिविल कोर्ट एज सिविल जज लखनऊ, ठीक, तो ये क्या है, कोर्ट का नाम है, हम लोग किस कोर्ट में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्लेन में क्या देना है, कोर्ट का नाम देना है। अब दूसरा क्या है, आपको पार्टीज, पहले तो आपने कोर्ट का डिटेल दे दिया कि ठीक है नहीं हम फला फला कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरा आपको पार्टीज का भी डिटेल देना है, ठीक, जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है दोनों का डिटेल आपको देना है। डिटेल में क्या क्या देना है, नाम, फादर नेम, एज एंड एड्रेस। अब देखिए अब क्या हो गया कि कास्ट अब आपको नहीं लिखना है, सुप्रीम अभी एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें आपको कास्ट लिखना टोटली बार्ड कर दिया गया है। सो इसलिए आप अपने प्लेंट में, पिटीशन में कहीं भी कास्ट नहीं लिखेंगे कि फला व्यक्ति हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि सही, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, कास्ट लिखना इज टोटली प्रोहिबिटेड, ठीक। सो पार्टी से क्या नाम लिखेंगे आप, उनके फादर नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे और एड्रेस बताएंगे। जैसा कि इसमें देख रहे हैं राजेश शर्मा, नाम हो गया, ठीक ना, फिर उनके फादर का नाम क्या है, सन ऑफ महाराजेश शर्मा, ठीक, फादर का नाम हो गया, फिर ईयर क्या है 30 ईयर्स, ठीक। अब फिर रेजिडेंस क्या है 10A इंदिरा नगर लखनऊ, ये क्या कौन है, प्लेंटिफ है, वर्सेस लालू शर्मा, ठीक, सन ऑफ महालालू शर्मा। प्लेंटिफ का भी आपको डिटेल देना है, डिफेंडेंट का भी आपको डिटेल देना है। अगर एक डिफेंडेंट है तो एक डिफेंडेंट का, इसके बाद अगर 2-3 डिफेंडेंट है तो आपको सबका देना है, 2-3 मतलब एक्स, सन ऑफ, डबल एक्स, ठीक ना, एज्ड अबाउट 40 ईयर्स और रेजिडेंट एट फला फला लखनऊ, ठीक। 2 पार्टी हो, 3 पार्टी हो, 10 पार्टी हो, जितने भी आपको सबका डिटेल देना है, ठीक। तो लालू शर्मा, सन ऑफ महालालू शर्मा, एज्ड अबाउट 40 ईयर, रेजिडेंस एट मालवीय नगर लखनऊ, ठीक। तो पहले तो आपको पिटिशनर जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का भी पूरा डिटेल देना है, दूसरा आपको डिफेंडेंट का भी पूरा डिटेल देना है। मान लीजिए एक से अलावा पहले प्लेंटिफ, दूसरे प्लेंटिफ, तीसरे प्लेंटिफ, अगर 3 प्लेंटिफ है तो तीनों के आपका पूरा देना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स, और डिफेंडेंट में ज़्यादा है तो सबका देना पड़ेगा, ठीक। तो पार्टीज आ गया, तो पहला क्या है कोर्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक। दूसरा क्या है पार्टीज का नाम, उनके फादर नेम,
एज और एड्रेस, इसको हम लोग इसलिए डिटेल में पूरा लिखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, अब आइए फैक्ट्स। अब देखिए आपको वो पूरा पॉइंट क्या आता है, 4 पॉइंट। फैक्ट कैसा होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, कोई लॉ नहीं होना चाहिए, कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए और कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो वो चारों पॉइंट आप इसी में अप्लाई करोगे कि फैक्ट में क्या लिखोगे, सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ केसेस लिखोगे। फैक्ट्स ऑफ केसेस लिखोगे कि आखिर वो जो फैक्ट है, जो केस है, उसका वास्तविक फैक्ट क्या है। ठीक ना, फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, कि जो लड़ाई है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो आखिरकार एराइज कहाँ से हुआ, वो डेवलप कहाँ से हुआ। ठीक, एंड व्हेन इट अराइज, ठीक ना, कि भाई आपकी पहले तो आपने फैक्ट बता दिया। अब जैसे ये वाला है कंस्ट्रक्शन फॉर, चलिए हम लोग एक नया ले लेते हैं। ये Z के घर में कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाता है, X। ठीक है ना, तो फैक्ट क्या है कि ये जो जमीन है ये Z की है। ठीक ना, जमीन का एरिया कितना है, मान लीजिए जमीन है ये 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक ना, कहाँ पे है ये जमीन, कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कहाँ पे, मल्हौर पे। तो ये क्या है, फैक्ट है। ठीक है, पहले तो आप नहीं बता दिए, फिर दूसरा क्या बताएंगे कि कौन से कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि जो X है वो एक दबंग किस्म का इंसान है, वो Z के जो प्लॉट है उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक ना, सो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है। अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करवाते तो कोई लड़ाई ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। ठीक, तो कॉज ऑफ एक्शन बताना है। और व्हेन इट अराइज, कब ये स्टार्ट हुआ, तो 2 तारीख को, 2 जून या फिर 12 जून 2024 को X ने Z के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब आप समझे, पहले आपको कोर्ट का नाम, फिर पार्टीज का नाम, फिर फैक्ट में क्या बताना है, फैक्ट ऑफ केस बताना है। जैसे कि इस केस में ये मेरी जमीन है, इतना स्क्वायर फीट है, ये मेरे नाम पे है, मैंने इसको खरीदा था, कि पुश्तैनी है। ठीक है, और कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि जो X है वो आके मेरे जो जमीन है उस पर घर बनवा रहा है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक, कब हुआ, 12 तारीख को इसने स्टार्ट किया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या बताना है, सब्जेक्ट मैटर वैल्यू एंड कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। अब देखिए आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं अगर आपके सामने आया हूं तो आपके पास जुरिसडिक्शन है। ठीक, फैक्ट बताने के बाद आपको पूरा अपना जुरिसडिक्शन बताना है कि नहीं, आपकी कोर्ट में मेरा जुरिसडिक्शन है, इसलिए मैं आया हूं। ठीक है, चलिए आपने फैक्ट बता दिया, कॉज ऑफ एक्शन बता दिया, कब अराइज हुआ ये बता दिया, आपने जुरिसडिक्शन बता दिया, फिर उसके बाद आप रिलीफ मांगेंगे। ठीक है, रिलीफ मांगेंगे। ठीक, अब चलिए जैसे मान लीजिए ये है आपका पेपर। ठीक, यहां पे आपने क्या लिख दिया, कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज लखनऊ। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ए क्या हो गया, फला फला प्लेंटिफ हो गए वर्सेस बी, ये क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। ठीक है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट दूसरा पार्ट हो गया। अब हेडिंग आपने डाल दिया, हेडिंग क्या, इंजंक्शन के लिए। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आपने, फिर इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 4 कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, ये दबंग किस्म का इंसान है। ठीक है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, 2 तारीख से कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक, अब इसके बाद आपने फैक्ट लिख दिया, इसके बाद आप रिलीफ लिखोगे। ठीक, तो क्या हो गया, रिलीफ या फिर प्रेयर। ठीक, कि आप कोर्ट से क्या चाहते हो, आपने अपनी बातें तो बता दी। ठीक ना, कि नहीं ये मेरी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं भी ये भी तो मैं कोर्ट को बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें ये जो यहाँ जो प्रॉपर्टी है, X क्या काम कर रहा है, Z की प्रॉपर्टी में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी कि कोर्ट क्या करे, एक परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दे या फिर स्टे कर दे। ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन या फिर स्टे कर दे, मतलब मुझे क्या रिलीफ चाहिए मैं उसका भी प्रेयर करूंगी। लास्ट में क्या होगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखिए कोई भी चीज अगर आप एक एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी दे रहे हो, बयान, एप्लीकेशन, प्लेन,
पिटीशन, ठीक है, तो वो बिना एफिडेविट के नहीं जाएगा। एफिडेविट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वेरिफिकेशन कि मैं जो नाम है, जैसे कि यहाँ पे जेड है, ठीक, तो मैं जेड निवासी फला फला, एज अबाउट इतना, सन ऑफ इतना, ठीक है ना, को ये वेरीफाई करता हूँ कि जो पैराग्राफ इतना 1 2 3 4 जो भी फैक्ट्स मेंशन है, जो भी फैक्ट्स मेंशन हैं सब फैक्ट रियल हैं, ठीक है, सब मैं इस प्लेट में जो भी बोल रहा हूँ, इस प्लेट पे मैंने जो भी लिखा है, मैंने कोई भी झूठी बातें नहीं लिखी है, ठीक। इस चीज का मुझे कोर्ट को एश्योरिटी देनी पड़ेगी। किस बात पे देनी पड़ेगी? ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। हम एक एफिडेविट देंगे, ठीक है। तो क्या एफिडेविट क्या है? एक वेरिफिकेशन है। नहीं, अगर ये पोर्शन ना रहे, मान लीजिए अगर एफिडेविट नहीं रहा तो कोई भी कोर्ट में मुंह उठा के कोई भी बातें कह देगा, ठीक है, किसी कोई गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हो, अगर वो एफिडेविट फॉल्स रहा तो आप पनिशेबल हो, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में देता है तो उसको सजा सुनाई जाएगी। तो इसीलिए कोई भी अपने प्लेंट में झूठी बात कहने से डरता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर मैंने झूठी बात कही तो मुझे सजा मिलेगी। इसीलिए वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए एफिडेविट करवाया जाता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैंने अपने जो भी प्लेंट में जो जो बातें कहे हैं सब सही है एज पर एज माई नॉलेज, ठीक है, एक भी बातें झूठी नहीं है। तो समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कोर्ट का नाम, ठीक, कोर्ट का नाम आ गया, पार्टीज का नाम, कितनी भी पार्टीज हो, 1 2 3 10 पार्टी 15 पार्टी, सारे पार्टीज का आपको डिटेल देना है। क्यों देना है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप पॉइंट ए में लिख रहे हैं कि जैसे कि इसी में जो जेड है ये लिख रहा है कि जो डिपेंडेंट नंबर 1 है ये मेरे जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो डिपेंडेंट नंबर 1 लिख देगा तो इससे उसका काम हो जाएगा। नहीं तो हर जगह इसको पूरा डिटेल पर देना पड़ेगा कि एक्स सन ऑफ डबल एक्स एज अबाउट 40 ईयर्स, ठीक ना, तो ये इसको हर जगह पूरा डिटेल देना पड़ेगा। इसीलिए ये एक जगह पूरा डिटेल देके और नीचे डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3 ऐसे ऐसे करके काम चला लेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हेडिंग हो गया कि भाई आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्स हो गए आपके कि नहीं ये फैक्ट है मेरे केस का कि ये कब्जा कर रहा है मेरे ज़मीन पे, 2 तारीख से कब्जा कर रहा है, 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ये ज़मीन मैंने खरीदी थी, ठीक ना। और ये क्या हो गया? ये फैक्ट्स हो गया आपका, ठीक, मटेरियल फैक्ट्स है ये, ठीक है ना। कोई लॉ नहीं दे रहा है, कोई एविडेंसेस नहीं देना है, ये सब ट्रायल का मैटर है, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या रिलीफ मांग रहे हो कोर्ट से कि नहीं मुझे कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए, आप वो दोगे। फिर उसके बाद आप वेरीफाई दोगे, यानी कि आप एफिडेविट दोगे। बिना एफिडेविट की कोई भी चीज कोर्ट में कंसिडर नहीं की जाएगी। आप अगर एक लाइन भी लिख के दोगे वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट दोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कोई भी उठाया प्लेन पेपर में लिखा और जमा कर दिया, ये नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज़, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि कोर्ट जाके ही पता चलता है, अगर आप कोई भी चीज़ प्लेन पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हो तो वो लीगल पेज में होगा, नॉर्मल A4 साइज में नहीं होता है कि नहीं A4 A3 कोई भी पेपर ले लो, वो पेपर जो होता है वो लीगल पेपर, वो उसका एक अलग ही साइज होती है, ठीक है। तो आप लीगल पेपर में ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट करके दोगे। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझते हैं ताकि जो आपने पढ़ा है, जो देखा है, वो चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक। तो सबसे पहला जैसे हम लोग ने पहला पॉइंट पढ़ा था, कोर्ट का नाम इन द सिविल कोर्ट एट सिविल जज लखनऊ, शूट नंबर 2024। अब देखिए यहाँ पे शूट नंबर लिखा है। हम लोग ने पढ़ा था कि प्लेंट डालेंगे, मान लीजिए हमने कोई प्लेंट कोर्ट को दाखिल किया, ठीक है, जब वो प्लेंट एडमिट हो जाएगी तो वो शूट बन जाता है, और जब वो शूट बन जाता है तो उसको नंबर मिलता है, वही नंबर मान लीजिए जैसे 222, वही नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो कहते नहीं मुकदमा नंबर भेजो, तो ये यही मुकदमा नंबर होता है, शूट नंबर इतना ऑफ ईयर 2024, ठीक। पार्टीज का दोनों नाम दिया जाएगा, जितने पार्टीज रहेंगे सबका डिटेल दिया जाएगा, किसी भी पार्टीज को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। कि मान लीजिए यहाँ आपने उनका नाम पता नहीं दिया और अंदर प्लेंट में बात कर लिया, वो प्लेंट आपकी डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक।
तो जितने भी 10, 20, 50, 5, 6, 2 जितने भी हैं सबका आपको एक बार डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक, तो राजेश शर्मा सन ऑफ महाराजेश शर्मा एज्ड अबाउट 30 ईयर, रेजिडेंस ऑफ 10A इंदिरा नगर लखनऊ। ये क्या होगा? प्लेंटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लेंट दे रहे हैं। अगर ये पिटिशन देते तो यहाँ पे पिटिशनर होते, अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते तो क्या होते हैं? ये पिटिशनर होते, ठीक है ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे ये प्लेंट दे रहे हैं किसमें? सिविल कोर्ट में एट लखनऊ, तो यहाँ पे ये प्लेंटिफ है, ठीक है। तो लालू शर्मा सन ऑफ महालालू शर्मा एज्ड अबाउट 40 ईयर्स, रेजिडेंट एट मालवीय नगर लखनऊ। ये क्या है? डिफेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लेंट है तो इसलिए डिफेंडेंट है। अगर पिटिशन होती तो ये रिस्पोंडेंट होते, ठीक है ना। अभी जो हाल ही में जो नीट का पेपर हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा पिटिशंस पड़ी हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है, इसीलिए वो पिटिशंस कहलाती हैं, ठीक है। अगर लोअर कोर्ट में पढ़ता तो वो प्लेंट होता, ठीक। अब आइए देखिए हेडिंग इनका क्या है, शूट फॉर द इंजंक्शन ऑन द यूज ऑफ अनयूज्ड लैंड एज अ डंपिंग एरिया। तो यहाँ पे इनका मेन मोटो क्या है कि भाई एक बगल में एक प्लॉट खाली था, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसके लिए वो डंपिंग एरिया की तरह यूज होता है, जहाँ से बदबू निकलते हैं, मक्खियाँ बैठती, जहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक। तो हेडिंग हो गया। सो द प्लेंटिफ सबमिट्स एज अंडर द प्लेंटिफ राजेश शर्मा सन ऑफ महाराजा शर्मा एज्ड अबाउट 30। अब देखो पहले पैरा में क्या है, पूरा डिटेल देना है कि प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है, ठीक। तो प्लेंटिफ क्या कौन है? राजेश शर्मा है सन ऑफ महाराजेश शर्मा इज अबाउट 30 ईयर, रेजिडेंट 10A इंदिरा नगर लखनऊ, ठीक। और डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट उनके पड़ोसी है, मतलब बेसिकली ये जो झगड़ा है ये पड़ोसियों का झगड़ा है, ठीक। दैट देयर इज अनयूज्ड लैंड नियर द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ which is used by the resident of 10B that is defendant as dumping yard, ठीक है। अब देखिए इन्होंने फैक्ट बताया और कॉज ऑफ एक्शन भी इसमें बताया, ठीक है, कि भाई यह फैक्ट क्या है कि अनयूज्ड लैंड है, जो प्लेंटिफ है उसके घर के बगल एक अनयूज्ड लैंड है जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो कूड़ा फेंकता है, ठीक। दैट देयर इज अनयूज्ड लैंड नियर द हाउस ऑफ प्लेंटिफ एंड विच इज यूज्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ 10B, ठीक है। ये भी मटेरियल फैक्ट है क्योंकि वो जो खाली जमीन है उसका ये रिकॉर्ड है, ठीक ना। दैट इज डिफेंडेंट एज डंपिंग यार्ड, ठीक। दैट द डिफेंडेंट ऑल द टाइम थ्रोइंग द वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ देखिए कॉज ऑफ एक्शन कब एरोज हुआ, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन कब एरोज हुआ ये बता रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो उसी जमीन पे वेस्ट मटेरियल फेंकता है, ठीक। इज दैट अनयूज्ड लैंड नियर द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि प्लेंटिफ के घर के बगल ही है, ठीक है। दैट द सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम being used as a dumping yard by the defendant, there is a collections of huge waste material that leads to health problem of the plaintiff। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मेन इन लोगों का जो झगड़ा का जड़ है, ठीक है, जो झगड़े का जड़ है वो यहाँ पे 3-4 पॉइंट में हम लोग कंसाइज फॉर्म में लिख दिए ताकि कोर्ट को भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए अगर हम 10 पन्ने का लेके प्रिंट पहुंच जाएंगे तो कोर्ट शायद उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ठीक है। तो इसीलिए फैक्ट कंसाइज फॉर्म में इसमें ऐसे लिख देना होता है। अब 5 पर क्या है, ज्यूरिसडिक्शन बताना मुझे कि जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कोर्ट के पास है, दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ऑन दिस मैटर टू ग्रांट एन इंजंक्शन, ठीक है ना। भाई कोर्ट इतनी काबिल है, उसके पास इतनी ज्यूरिसडिक्शन है कि जो मैटर मैं उसके सामने लेके गई हूँ वो उसको कंसिडर करेगा और मुझे रिलीफ भी देगा, ठीक। ऑन द यूज ऑफ अनयूज्ड लैंड एज द डंपिंग एरिया एज इट रिस्ट्रिक्ट हिज फ्री मूवमेंट एंड ऑल्सो लीड्स टू अफेक्ट लैंड, ठीक है। अब ये है क्या है, ये बता देना है कि ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक। आपने क्या अभी तक क्या क्या बता दिया आपने, कोर्ट का नाम बता दिया, पार्टीज के नेम्स बता दिए, हेडिंग बता दिया, पूरा फैक्ट आपने बता दिया, ज्यूरिसडिक्शन बता दिया। अब किसकी पारी आती है, प्रेयर की, ठीक है, प्रेयर की पारी आती है। सो देयरफॉर इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट टू पास अ डिक्री इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, ठीक है ना। भाई आप एक इंजंक्शन के फॉर्म में डिक्री पास कर दो और सम एनी अदर रिलीफ या फिर कोई अदर रिलीफ
विच द कोर्ट्स थिंक फिट। ठीक, प्लेस इंदिरा नगर, डेट 15/6/2024, या इधर साइड क्या होगा, सिग्नेचर हो जाएगा किसका, राजेश शर्मा का। ठीक है, प्रेयर के नीचे प्लेस डेट ऐसे ही रहेगा, सिग्नेचर भी ऐसे ही रहेगा। ये है एक फॉर्मेट। ठीक है, अब आइए वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन मतलब वही एफिडेविट, ठीक ना, कि मैं जो जो बातें कह रहा हूँ वो सही है। तो इन द अबव नेम्ड प्लेंटिफ, मतलब जितने भी प्लेंटिफ, एक होगा तो एक, दो होगा तो दो, मतलब जितने भी सारे प्लेंटिफ हैं, डू हियर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट ऑफ पैराज नंबर 1, 2, 3 आर ट्रू टू माई नॉलेज। ठीक है भाई, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सब सच्ची बातें हैं। ठीक, मैंने कोई भी झूठ इसमें नहीं बोला है। ठीक, एंड the contents of remaining paras are according to the legal advice from my advocate which I believes to be true। ठीक है, देखिए jurisdiction किसके कोर्ट में है ये कौन बताएगा, ये एक वकील बताएगा। ठीक, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे पैरा 1, 2, 3, 4 ये किसकी बातें हैं, ये प्लेंटिफ की बातें हैं। ठीक है, और जो पांचवी बात है वो जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस कोर्ट में होगा। मान लीजिए कोई फैमिली मैटर्स है तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगा। ठीक, कोई नॉर्मल सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये बातें कौन डिसाइड करता है, वकील डिसाइड करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पैरा 1, 2, 3, 4 आर ट्रू टू माई नॉलेज। जो प्लेंटिफ है वो कह रहा है कि मैंने जो 1, 2, 3, 4 पैरा में मैंने जो बातें बताई हैं वो सही है मेरे नॉलेज के अनुसार, लेकिन जो कंटेंट ऑफ रिमेनिंग पैरास दैट इज पैरा नंबर 5, जो पैरा नंबर जो जुरिस्डिक्शन वाला पैरा था, आर अकॉर्डिंग टू द लीगल एडवाइस फ्रॉम माई एडवोकेट। ठीक ना, विच आई बिलीव टू बी ट्रू। भाई जो मेरे वकील साहब ने उन्होंने मुझे एडवाइस किया था तो पैरा 5 उनके नजरिए से सही है। ठीक, फिर प्लेस डेट, ठीक ऐसे प्लेस रहेगा, ऐसी डेट रहेगा, और साइन ऑफ प्लेंटिफ दैट इज राजेश शर्मा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए, डिफरेंसेस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। जो मेन जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लेन के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक आपने बॉडी पार्ट्स भी देख लिया कि प्लेन में कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं। देयर आर 5 बॉडी पार्ट्स, कि पहले नेम ऑफ कोर्ट रहेगा, फिर पार्टीज का नाम रहेगा, फिर फैक्ट रहेगा कि कॉज ऑफ एक्शन कब एरोज हुआ, कहाँ से किस दिन एरोज हुआ। ठीक, फिर रिलीफ आप लोगों ने देख लिया, फिर वेरिफिकेशन, और ये हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच।